हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें 10th नंबर चैप्टर बिहार का इतिहास। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, अगर इसको एक और पढ़ जाएंगे आप तो बिहार जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो बिहार के इतिहास से ही आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद। जब छठी शताब्दी बिहार की बात करते हैं उस समय क्या 16 महाजनपद हुआ करते थे, जैसे मगध वगैरह है ना, ये सब क्या महाजनपद का नाम है। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ये लिखा हुआ है 16 महाजनपद का प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि 16 महाजनपद थे, ये कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ मिला। तो ये मिला था आपको बौद्ध ग्रंथ में मिला था, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिला था। अंगुत्तर निकाय का मतलब समझ लो एक चैप्टर है अंगुत्तर निकाय, उसी के अंदर क्या मिला था हमको, मिला था 16 महाजनपद का कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में साहित्यिक उल्लेख मिला है। तो याद रखना किस ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में मिला है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है सवाल, बोल रहा है कि 16 महाजनपद का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन है। ये तो बौद्ध ग्रंथ हो गया, अंगुत्तर निकाय में बोला गया, लेकिन पूछा कि जैन ग्रंथ में भी लिखा गया है, तो उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, भगवती सूत्र। याद रखना है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में लिखा गया है 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, बौद्ध भी याद हो गया और जैन भी याद हो गया, क्लियर है। लिखा हुआ 16 महाजनपदों में शक्तिशाली जनपद कौन कौन से थे। 16 तो थे, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था, पावरफुल कौन था। तो कुल 5-6 जो हैं जो काफ़ी पावरफुल थे। जैसे फर्स्ट में आता है मगध। मगध का जो है ना विस्तार पूरे देश भर में था, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही था, जम्मू कश्मीर में था, पाकिस्तान के कुछ इलाका में था, मतलब मान लो कि मैक्सिमम जो था वो मगध का ही राज था। तो सबसे पावरफुल जो था महाजनपद में वो मगध था, जो बिहार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कौशल है सेकेंड, फिर है अवंती, अंग एवं बज्जी संघ, ये सारे क्या हैं, काफ़ी पावरफुल महाजनपद है। याद रहेगा, मगध, कौशल, अवंती, अंग और वजी संघ, क्लियर है। बिहार में स्थित महाजनपद कौन कौन है, ये जो पावरफुल महाजनपद है इसमें से कौन है जो कि बिहार में पाया गया है। तो ये याद रखना, मगध, मगध का विस्तार जो है बिहार से ही स्टार्ट होता है, तो मगध बिहार का ये महाजनपद है। फिर अंग हो गया, वजी संघ हो गया। सिर्फ एक जो है क्या बोलते हैं, कौशल और अवंती, जो बिहार में नहीं थे। ठीक है, ये दो महाजनपद कौशल और अवंती बिहार के महाजनपद नहीं है, बाकी जो ये पावरफुल हैं पांचों में से दो को छोड़कर सब क्या है बिहार से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मगध, अंग, वजी, संघ, क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, उसका नाम पता होना चाहिए और उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, क्लियर है। तो ये किसी तरह इसको रट जाना है, जो 16 महाजनपद के नाम है आपको दिमाग में होना चाहिए। तो पहला जो आता है काशी, काशी महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ है, वाराणसी। ये तो ऐसे भी याद रहेगा कि काशी कहाँ है, वाराणसी में है, हाल फिलहाल में वही है कि नहीं। तो काशी क्या है, महाजनपद का नाम है, मतलब काशी एक मतलब समझ लो कि क्या है, एक महाजनपद मतलब समझ लो कि एक देशी मान लो या एक राज की तरह मान लो कि उनका वर्चस्व हुआ करता था, इस तरह से मान लो महाजनपद को, क्लियर है। तो काशी, काशी की राजधानी क्या हुआ था, वाराणसी था। फिर बात करते हैं कौशल, कौशल का विस्तार कहाँ से है, तो इसी लिखा इसके उत्तरी भाग की राजधानी जो है जो श्रावस्ती में, और दक्षिणी भाग की राजधानी जो है अयोध्या में। इसका दो पार्ट था, कौशल का दो पार्ट था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी को बनाया गया था श्रावस्ती में, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी है उसको कहाँ, अयोध्या में बनाया गया। तो जैसे ही आपको दिमाग में अयोध्या है तो याद रखना है कि कौशल का दक्षिणी, कौशल का, कौशल के दक्षिणी भाग की राजधानी कहाँ, अयोध्या में है। ठीक है, तो उत्तरी भाग को आपको याद ऐसे ही याद हो जाएगा, श्रावस्ती है कि नहीं। नेक्स्ट आता है तीसरा, तीसरा जो है महाजनपद का उसका नाम है अंग। अंग का राजधानी कहाँ, चंपा, चंपा। देखो ये लग रहा है कि किसी लड़की का नाम है, तो अंग चंपा, इसको रिलेट करके देखना है। किसी भी तरह आप ट्रिक से याद करो, जैसे भी याद करो, लेकिन आपको महाजनपद उसके राजधानी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। नंबर 4 है मगध। मगध पहले ग्रीवरज और बाद में इसको पाटलिपुत्रा। ये पूछ सकता है आपसे कि मगध के स्टार्टिंग में राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो पहले ग्रीवरज हुआ करता था मगध की राजधानी, लेकिन बाद में उसको पाटलिपुत्रा बनाया गया, जो कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है कि नहीं। तो याद रखना मगध का पहले राजधानी क्या था, ग्रीवरज था, और बाद में यानी कि सबसे आखिरी राजधानी थी जो पाटलिपुत्रा था। जो ज़्यादा राजधानी जो राजकाज हुआ पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट याद रखना वजी संघ। वजी संघ की राजधानी कहाँ है, तो वजी संघ की राजधानी जो मिथिला है, मिथिला में है। मिथिला भी क्या लगभग बिहार में ही पड़ता है। मिथिला के विदेह जगह एक है, वहाँ इनका राजधानी हुआ करता था, मिथिला, विदेह। और वैशाली में हुआ करता था, वैशाली की लक्ष्मी में। विदेह और लक्ष्मी ये याद रखना इस तरह से कि वजी संघ की राजधानी का मिथिला में था जब विदेह था, वैशाली की राजधानी जब लक्ष्मी था। ठीक है, वैशाली में लक्ष्मी जगह जगह होगा या जो भी है साम्राज्य होगा, इसको तो हम आइडिया नहीं,
लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि वज्रसंघ का दो राजधानी होगा तो मिथिला और वैशाली, इतना याद रखो। नेक्स्ट याद रखना है मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ है? तो मल्ल की राजधानी जो था कुशीनगर था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। फिर आते हैं चेदी महाजनपद। चेदी, चेदी महाजनपद जो है शक्तिमती। शक्तिमती इसको बोला गया है सोक्तिवती। तो चेदी महाजनपद राजधानी कहाँ था? शक्तिमती में था। अब इसका दूसरा नाम क्या है? सोक्तिवती नाम है। नेक्स्ट आते हैं वत्स महाजनपद। वत्स की राजधानी कहाँ? तो कौशाम्बी में था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वही बात करते हैं कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र में इंद्रप्रस्थ हो गया। ऐसे ट्रिक बना लो, है कि नहीं? तो कुरु की राजधानी कहाँ? तो इंद्रप्रस्थ में। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं पांचाल। 10वां जो है पंचाल है। पंचाल के उत्तरी भाग की राजधानी, इसमें भी दो पार्ट है। देखो, जिससे से आपने पढ़ा था कौशल के दो पार्ट थे, उसी से पंचाल के दो राजधानी थे। पंचाल के उत्तरी भाग की राजधानी जो था वो था अहिछत्र। अहिछत्र। और दक्षिणी भाग की राजधानी थे वो था काम्पिल्य। काम्पिल्य। क्लियर है? दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य और उत्तरी भाग की राजधानी क्या था? अहिछत्र। क्लियर है? तो पंचाल की दो राजधानी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, याद रखो। तो मत्स्य की राजधानी कहा था? विराट नगरी थी। विराट नगरी। तो ऐसे याद रखो कि विराट कोहली जो है वो मछली खाते हैं। तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट नगरी। ट्रिक बना लेना है, खुद से ट्रिक बना लेना है, किसी भी तरह से कोई इसकी राजधानी और महाजनपद के नाम होना चाहिए याद। ठीक है? तो मत्स्य की राजधानी विराट नगरी। शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। देखो फिर से आ गया मथुरा। मथुरा ने इससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? अयोध्या था। अब देखो मथुरा भी याद रखना है। मथुरा क्या उस समय राजधानी थी किसकी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन और पैठन। दो, पोतन या पैठन एक ही, इसी का नाम है, दो नाम है। पोतन को ही लोग पैठन ही बोलते थे। ठीक है? तो याद रखना है कि अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन या पैठन। अवंती, अवंती की बात करते हैं तो अवंती के उत्तरी भाग की राजधानी क्या था? उज्जैनी। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या क्या थी? महिष्मती। आपने जो बाहुबली मूवी देखा होगा उसमें राजधानी में पढ़ा था महिष्मती, पढ़ा था ना? तो वही अवंती का राजधानी था महिष्मती, दक्षिणी भाग का राजधानी। तो अवंती के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या था? महिष्मती। और उत्तरी भाग की राजधानी क्या था? उज्जैनी। क्लियर है? वही बात करते हैं गंधार। तो गंधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है। तक्षशिला याद रहेगा। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। और नेक्स्ट आखिरी है उसका नाम है कंबोज। 16वां महाजनपद जिसका नाम क्या है? कंबोज। सॉरी। तो याद रखना है कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। हाटक या राजपुर आप याद रख सकते हो। ठीक है? हाटक या राजपुर। ठीक है? तो ये कुल 16 महाजनपद थे जिसको उसके बारे में आपको याद रखना है। देखो फिर से रिवाज करता हूँ एकदम क्विकली क्या क्या हमने पढ़ा। पहले मैंने क्या पढ़ा कि 16 महाजनपद का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि 16 महाजनपद का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में बोला गया है 16 महाजनपद के बारे में। फिर मैंने पढ़ा कि 16 महाजनपद सबसे पावरफुल कौन कौन है? तो मगध पढ़ा, कौशल पढ़ा, अवंती पढ़ा, अंग पढ़ा, वजीशंख। मगध, कौशल, अवंती, अंग और वजीशंख। अब पूछा है कि जो पावरफुल है इसमें से कौन है जो बिहार में है? तो तीन जो है मगध, अंग और अवंती, वजीशंख। मगध, अंग और वजीशंख ये क्या है? बिहार में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद कौन कौन है, उसकी राजधानी कौन कौन से है। जैसे पढ़ा कि आपने क्या रिवाज कर रहा हूँ, ठीक है? काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की दो भाग थे, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या। अंग की राजधानी बात करते हैं चंपा। मगध का पहले क्या था? ग्रीवराज था, फिर बाद में कर दिया पाटलिपुत्रा। फिर आते हैं वजीशंख। वजीशंख क्या है? मिथिला और वैशाली दोनों जगह रहा है। ठीक है? मिथिला में विदेह जब रहा है, वैशाली जब वृक्ष हुई, ये याद रखना है किसी भी तरह। फिर याद रखना है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। फिर पढ़ा चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती। क्लियर है? वत्स की राजधानी क्या था? कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल को उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और वही बात करते दक्षिण भाग की राजधानी कौम्पिल था, कौम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी विराट नगरी थी। सुरसन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोतन या पैठन था। अवंती की उत्तरी भाग की राजधानी क्या था? उज्जैनी। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या है? महिष्मती। वही बात करते हैं गंधार। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर। क्लियर? तो ये रिवाज में भी मैंने कर दिया। तो किसी तरह इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टार्टिंग वंश। जो पहला बिहार में जो पहला वंश राज किया उस वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। ये हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है मेन। इससे पूछ सकते हैं बिहार में स्टार्टिंग जो वंश थे या मेन वंश सबसे पूछ सकता है कि स्टार्टिंग वंश कौन था बिहार में? जब लोग 444 से लेकर 414 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व से लेकर 1412 ईसा पूर्व तक किसने राज किया? हर्यक वंश ने राज किया। 544 से लेकर 412 ईस्वी। ईस्वी याद रखना, ध्यान रखना कि कब से कौन कौन आया। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक किसने राज करा? हर्यक वंश ने राज किया। तो पहला सवाल यह है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार
इसकी राजधानी पहले क्या ग्रीवज में कर रखा, फिर बाद में पाटलिपुत्र करा। समझे आपने? जैसे मगध की राजधानी था ना, मगध की राजधानी क्या पहले पहले ग्रीवज था, बाद में क्या पाटलिपुत्र करा गया था। उसी से ही हर एक वंश ने भी वैसे करा ही कि पहले इसने क्या करा, ग्रीवज में रखा है राजधानी, और बाद में क्या पाटलिपुत्र में करा। क्लियर है? तो संस्थापक थे बिंबिसार, राजधानी पहले ग्रीवज था, बाद में पाटलिपुत्र करा गया। बिंबिसार राज कब से कब करा? 540 से लेकर 492। देखिए आपको मैंने क्या बता रहा कि कौन कौन से आएंगे या इसके बाद कौन राज किया, उसके बाद कौन राज किया, तो आपको इसलिए उतना याद नहीं रखना। जो मेन मेन होगा उसको याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, उतना पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन पूरा ईस्वी तो याद हो नहीं पाएगा, तो ईस्वी नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, और आखिरी में कौन था हर एक वंश में। समझे? वो सब आएगा, जैसे कि नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सब में वैसे ही आएगा कि स्टार्टिंग में किसने राज करा, फिर उसके बाद उत्तराधिकारी कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ईस्वी तो याद नहीं रहेगा कि इसके बाद कितना से कितना के बीच में आया। तो पहला सिर्फ याद रखना कि हर एक वंश ने कितना किससे कितना राज किया, और जो पहला जो व्यक्ति आया था वो कितना साल राज किया। बस ये 2 पॉइंट। और बाकी आपको क्या है, उत्तराधिकारी का नाम सिर्फ याद रखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो पहले क्या बड़ा संस्थापक बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने राज किया 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। राजधानी पहले ग्रीवज था, बाद में पाटलिपुत्र करा गया। अब बिंबिसार के बाद कौन आया राज करने? तो बिंबिसार के बाद जो आया राज करने उसका नाम था अजात शत्रु। देखो अजात शत्रु आया 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसने राज करा। इसके बाद कौन आया? उदयीन आया। उदयीन ने राज किया 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व, और उदयीन के उत्तराधिकारी था अनिरुद्ध। उसके बाद आया मुंडक, उसके बाद आया नागदशक। इन सब मिलके कितने साल तक राज किया? 440 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसने राज करा। समझे? तो ये था। तो सिंपल आप क्या ये इस भी याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखना कि बिंबिसार के बाद कौन आया? अज्ञात शत्रु है। जैसे ये भी सवाल आ सकता है कि अज्ञात शत्रु जो है किस वंश से रिलेटेड है, तो नाम याद रखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस वंश से रिलेटेड था। जैसे उससे तो उदयन, उदयन किस वंश से रिलेटेड है, तो ऐसे याद आ जाएगा कि उदयन हर एक वंश से रिलेटेड था, है कि नहीं। तो ये हो गया। बिंबिसार के बाद आया अजात शत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद आया उदयन के उत्तराधिकारी रहे अनिरुद्ध, आया मुंडक और नागदशक, सबको मिलकर 412 ईस्वी तक पूर्व तक राज किया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश भी याद रखना है, इस भी याद रखना है शिशुनाग वंश में कि कब से कब इसने राज करा। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक राज किया किसने? शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है, नाम में ही है। समझ गए? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र और वैशाली, 2 जगह इन्होंने राजधानी रखी, पाटलिपुत्र भी और वैशाली भी। क्लियर है? अब बात करते हैं शिशुनाग ने कब से कब राज किया। तो शिशुनाग ने राज किया 412 से लेकर 395 ईसा पूर्व तक, 412 से 395 ईसा पूर्व। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक ने राज करा 395 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक, और कालाशोक के उत्तराधिकारी रहे ये सारे। क्या लिखा हो ध्यान से देखिएगा। कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। उसके पुत्रों ने नंदवर्धन या महानंदीन सबसे महत्वपूर्ण एवं इस वंश के अंतिम शासक रहे। क्या रखना? नंदीवर्मन पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्मन था, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे को बोला था नंदीवर्मन का दूसरा नाम क्या है? महानंदीन नाम है, महानंदीन। ठीक है। तो कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों ने मिलकर अपने अपने राज किया, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेटा था उसका नाम था नंदीवर्धन। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और समझदार था, इसने राज करा लास्ट तक, और ये अंतिम शासक रहा। इसने राज करा 366, सब बेटों ने मिलकर कब से कब राज किया? 366 से लेकर 340 ईसा पूर्व तक सब ने राज करा। तो क्लियर है? तो शिशुनाग में स्टार्ट हुआ 412 में और 340 ईसा पूर्व में खत्म हो गया, और आखिरी जो शासक रहा वो था उसका नाम था नंदीवर्मन था। संस्थापक याद रखना है शिशुनाग, राजधानी याद रखना है पाटलिपुत्र और वैशाली। ठीक है। शिशुनाग ने कब से कब राज किया? 412 से 395। शिशुनाग बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद उसके बेटों, और बेटों में सबसे आखिरी कौन? नंदीवर्धन। क्लियर हो गया? ये था शिशुनाग वंश। कितना छोटा छोटा रहा है, ये आराम से याद रखोगे आप। तो हमने पढ़ा हर एक वंश, उसके पढ़ा शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद कौन आया? नंद वंश। देखो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, पहले आप क्या करो कि ये लिस्ट बना लेना, जब याद करना होगा आपको तो पहले क्या करना होगा, आपने हर एक वंश लिखना, हर एक वंश का ईस्वी लिखना, फिर आप लिखना क्या, ये कुछ नहीं लिखना कि कौन कौन सा, उसके बाद लिखना शिशुनाग वंश, इसने इससे इसके बाद इतना से इतना क्या करा, इसने राज करा। ऐसे लिस्ट बनाना था, आपको कोई आइडिया हो जाए कि हर एक वंश के बाद कौन वंश आया? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया? नंद वंश आया। नंद के बाद क्या आया? मौर्य वंश आया। तो ऐसे को आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन वंश लगातार आए, है कि नहीं। तो पहले वो लिख लेना, उसके बाद इसको भी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, शिशुनाग वंश मैंने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते हैं नंद वंश। तो नंद वंश कब राज करेगा? तो 340 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज करा। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश वाले ध्यान दीजिए। नंद वंश बच्चे याद ध्यान देखिए, 340 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन करा। पहला सवाल ये है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक का नाम है महापद्म नंद।
महापद्म नंद जो है यही है क्या, नंद वंश का संस्थापक। महापद महापद्म नंद, महापद्म नंद, है कि नहीं। राजधानी क्या रखा, तो पाटलिपुत्रा इन्होंने राजधानी रखा। महापद्म नंद क्या है, महापद्म नंद जो है कब से कब तक राज किया, तो 340 लेकर 324, 340 लेकर 324 ईसा पूर्व तक इसने राज करा। फिर लिखा इसके उत्तराधिकारी कौन कौन रहे, तो लिखा महापद्म नंद के बाद पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ओविशानक्य, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद थे। तो सिंपल आपको इतना सारा तो याद नहीं रखना है, सिर्फ आप संस्थापक याद रखिएगा नंदवंश में, राजधानी क्या था ये याद रखिएगा, ठीक है। और आपने ये याद रखना है क्या, कि आखिरी शासक कौन था नंदवंश का, तो नंदवंश का आखिरी शासक क्या था, अंतिम शासक कौन था, धनानंद, धनानंद, क्लियर है। और फिर आप ये याद रखना है आपको कि नंदवंश का शासन कब से कब चला, 340 लेकर 322 पर, बस 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट याद रखना है सिर्फ नंदवंश पे, कि नंदवंश कब से कब चला, संस्थापक कौन था, महापद्मनंदन, राजधानी क्या था, पाटलिपुत्रा, महापद्मनंद के बाद आखिरी जो शासक रहा, मतलब नंदवंश का जो आखिरी शासक रहा उसका नाम क्या था, तो धनानंद था, जो कि 324 लेकर 322 ईसा पूर्व तक शासन करा। क्लियर। अब बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, उसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में अगर किसी वंश की चर्चा की गई तो मौर्य वंश की गई है। तो पहला सवाल था कि मौर्य वंश कब से कब शुरू हुआ, तो मौर्य वंश का स्टार्टिंग पीरियड याद रखना है कि 322 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और 185 ईसा पूर्व, देखो कितना साल तक इन्होंने राज करा, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन करा, समझ गए। पहला याद था कि संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। जो पहले हिस्ट्री नहीं भी पढ़े हैं वो भी याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद रख पाएंगे, है कि नहीं। तो संस्थापक क्या रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी रहा था पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन करा 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का ये देखो, मैं बोलूँगा कि मौर्य वंश के जितने भी हम उत्तराधिकारी हों मेन मेन आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन है, बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद कौन है, सम्राट अशोक आए, ठीक है, सम्राट अशोक। उनके बाद आया दशरथ, दशरथ के बाद आया संप्रति, उसके बाद आया शालीशुक, फिर देववर्मन, फिर है सतधनुष और वृद्धनथ नाम कुछ है, तो मैं ईयर पढ़ ले रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज करा 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, बिंदुसार ने राज करा 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आए सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने राज करा 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया दशरथ, दशरथ ने राज करा 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया संप्रति, संप्रति ने शासन करा 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया शालीशुक, शालीशुक ने शासन करा 215 से लेकर 202 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया देववर्मन, देववर्मन ने राज करा 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक, क्लियर है। इसके बाद आए सतधनुष, शतधनुष ने राज करा 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व तक। वही बात करते हैं बृहद्रथ, जो कि अंतिम शासक है, पूछ सकते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने शासन करा 187 यानी 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन करा, ठीक है। तो इसी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसके किसके बारे में याद रखना है, मौर्य वंश आप याद रखो कि कब से कब चला, 322 से लेकर 150 चला, संस्थापक तो याद रखना ही पड़ेगा, राजधानी याद रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये 3 4 आपको याद रखने पड़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, बिंदुसार याद रखिएगा, अशोक और दशरथ तक आप याद रखिए, दशरथ, दशरथ तक याद रखिए। और उसके बाद फिर याद रखिए अब अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ, इनके बारे में आप याद रखिए, बस इतना ही है आपका मौर्य वंश है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश की जो शुरुआत हुई 185 ईसा पूर्व से चला लगभग 160 ईसा पूर्व तक, नहीं 160 नहीं है, ये है 185 से लेकर 60 ईसा पूर्व तक, क्लियर है, 185 से लेकर 60 ईसा पूर्व तक चला ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश के अंदर कौन कौन से आते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों वंश को बोला जाता है ब्राह्मण वंश। ऐसा नहीं कि ये तीनों वंश अलग है और ब्राह्मण वंश अलग है, नहीं, ये तीनों वंश का नाम क्या है, ये तीनों वंश जो है ब्राह्मण वंश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो पहले शुंग वंश आए, शुंग वंश ने शासन करा 150 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश ने शासन करा, कण्व वंश ने 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया सातवाहन वंश, ये क्या है,
60 ईसा पूर्व तक शासन करा इन्होंने। मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक करा गया। देखते हैं। पता था कि शुंग वंश की स्थापना जो हुई है, देखिए रखना कि 185 से शासन कब से करा, 75 ईसा पूर्व तक करा, है कि नहीं। तो पहला सवाल ये आता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है। इसी भी तो आप याद रखोगे ही, ये कब से शुंग वंश ने शासन करा। संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक है, तो इनका नाम तो याद रखना पड़ेगा, संस्थापक हैं तो पुष्यमित्र शुंग, इसका नाम याद रखिएगा। राजधानी पूछेगा तो पाटलिपुत्र और विदिशा, 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। शुंग वंश की 2 राजधानियाँ, पाटलिपुत्र और विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने शासन करा 150 से लेकर 149 ईसा पूर्व तक। शुंग के बाद आया अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र के बाद कौन है, अग्निमित्र। देखो याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा। पुष्य के बाद आग लग गया, है कि नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद क्या, अग्निमित्र आए, अग्निमित्र शुंग। इन्होंने शासन करा 149 ईसा पूर्व से लेकर 141 ईसा पूर्व तक। इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए वसुज्येष्ठ, या इसी का नाम, इन्हीं का नाम है क्या, सुज्येष्ठ नाम है, सुज्येष्ठ। इन्होंने शासन करा 141 से लेकर 131 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन करा। उसके बाद आया वसुमित्र। वसुमित्र ने शासन करा 131 से लेकर 124 ईसा पूर्व तक। और वसुमित्र के उत्तराधिकारी रहे ये सारे। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वसुमित्र के बाद आंध्रक, पुलिदंक, घोष तथा फिर व्रजमित्र क्रमशः राजा हुए। और इस वंश का क्या लिखा हुआ, 9वां शासक जो रहा वो, उनका नाम था भागवत, या इन्हीं का नाम है भागभद्र, भागवत या भागभद्र नाम है इनका। और लिखा हुआ कि अंतिम शासक का जो नाम रहा है वो याद रखना है, देवभूति रहा। देवभूति ने 85 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या कहा, शासन करा। तो देखो शुंग वंश में क्या याद रखने वाली बात है। तो पहला आप संस्थापक ये याद रखिए कि कब से कब तक चला शुंग वंश, तो 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक चला। संस्थापक कब याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक है। राजधानी आपको याद रखना होगा, 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। और आपको 3-4 नाम याद रखने होंगे, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आया, तो अग्निमित्र शुंग आया, ये तो 2 को याद हो जाएगा। और अग्निमित्र के बाद कौन आया, सुज्येष्ठ आया या वसुज्येष्ठ आया। और इसके बाद कौन आया, वसुमित्र आया। बस वसुमित्र तक याद रखो और अंतिम शासक याद रखो। तो अंतिम शासक ये जो है ना, आपको वसुमित्र के उत्तराधिकारी, इसको याद नहीं रखना है। सिंपल याद रखो वसुमित्र के बारे में, और वसुमित्र के बाद आप रखो देवभूति के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम शासक थे। पूछ सकता है शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, देवभूति। क्लियर है। अब पढ़ते हैं शुंग वंश के बाद कौन वंश है, कण्व वंश। कण्व वंश भी क्या है, एक तरह का ब्राह्मण वंश ही है। इसने शासन करा 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन करा किसने, कण्व वंश ने। ध्यान दीजिए, यहाँ देखो ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पे ईस्वी होना चाहिए था। सातवाहन वंश जो है ये 30 ईसा पूर्व से लेकर चल गया, 60 ईस्वी तक चला गया होगा। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ते हैं कण्व वंश के बारे में। तो कण्व वंश में इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा कब से चला, तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक चला कण्व वंश। क्लियर है। कण्व वंश के जो है संस्थापक कौन है, तो वसुदेव कण्व है, वासुदेव हैं, वासुदेव कण्व जो है संस्थापक है। वासुदेव कण्व ने शासन करा 75 से लेकर 66 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया भूमि मित्र आए, भूमि मित्र ने शासन करा 66 से लेकर 52 ईसा पूर्व। फिर आए नारायण ने शासन करा 52 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईसा पूर्व तक। और अंतिम जो शासक है उनका नाम था सुशर्मा ने राज करा 40 से लेकर 30 ईसा पूर्व। तो मैं तो कहूँगा इसमें सारे याद रखो, संस्थापक याद रखो। वासुदेव कण्व के बाद आया भूमि मित्र के बाद आया नारायण के बाद क्या आया, सुशर्मा तो इंपॉर्टेंट है। सुशर्मा क्या है, अंतिम शासक है कण्व वंश की। ईस्वी देखो सिर्फ क्या याद रखना है, कण्व वंश का राज कब से कब रहा, ये सिर्फ ईस्वी याद रखो। और सिर्फ संस्थापक जो थे वो कब से कब तक राज किए उनका ईस्वी याद रखना, बाकी किसी का ईस्वी याद नहीं रखना, समझे। 2 ही लोगों का ईस्वी याद रखना है, पहले तो पूरे वंश का नाम रखो, और जो पहले संस्थापक थे उन्होंने कब से कब तक राज किया उसका ईस्वी बस। और बाकी सब क्या, सबका नाम याद रखो कि इसके बाद कौन उत्तराधिकारी रहे। तो वासुदेव कण्व के बाद भूमि मित्र के बाद नारायण के बाद सुशर्मा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतिम शासक थे। कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, सुशर्मा। अब बात करते हैं गुप्त वंश जो आया 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी, इनका शासन रहा अपने बिहार के अंदर। डायरेक्ट हम लोग गुप्त वंश पे चेक क्यों चलेगा कि डायरेक्ट इन्हीं वंश का क्या रहा, शासक रहा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अब कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि गुप्त वंश और मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होने वाला। पहला तो ये होगा गुप्त वंश ने शासन कब करा, तो यहाँ रख लो
ये ईस्वी में चला जाएगा। ईसा पूर्व हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे ईसा पूर्व पढ़े थे। ईसा पूर्व में क्या होता है कि हमेशा किसी भी चीज़ को अगर अवधि क्या होगा घटते हुए दिखाया जाएगा। 75 से 50 30 हो जाएगा, ठीक है। ईसा पूर्व में क्या होता है घटता हुआ दिखेगा। लेकिन वही बात करते हैं ईस्वी जो आ जाएगा, ईस्वी में क्या होता है आपको पता ही होगा बढ़ता है। जो टाइम है वो डेट है जो बढ़ता है कि नहीं, ध्यान रखना है। तो गुप्त वंश का जो शासन रहा है वो याद रखना है कब से कब तक रहा है, तो 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि गुप्त वंश ने कब से शासन किया, तो 320 से लेकर 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। दो लोगों को कन्फ्यूजन है, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों से एक ही है। ये एकदम दिमाग में हटा लीजिए, जो नए बच्चे हैं उनको तो खास कर ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर लिखा रहेगा तो बोलना है कि मौर्य वंश के संस्थापक है। जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम लिखा होगा तो समझना है कि वो क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक है। समझो, कंफ्यूजन नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों अलग अलग लोग हैं, एक लोग नहीं, एक व्यक्ति नहीं है। तो संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक हैं। राजधानी क्या रहा है, तो पाटलिपुत्रा रहा है। क्लियर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन करा 320 से लेकर 335 ईस्वी तक, इनके बारे में याद रखना है। चंद्रगुप्त के बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने राज करा 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। उसके बाद आया रामगुप्त। रामगुप्त ने शासन करा 375 से लेकर 380 ईस्वी तक। उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम है विक्रमादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 380 से लेकर 413 ईस्वी तक इन्होंने काम करा। उसके बाद आया कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जिन्होंने 415 से लेकर 455 ईस्वी तक काम किया। उसके बाद आया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने शासन करा 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के बाद आया पुरुगुप्त। पुरुगुप्त ने शासन करा 467 से लेकर 476 तक ईस्वी तक। उसके बाद आया कुमारगुप्त द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। 476 ईस्वी से लेकर 477 ईस्वी तक इन्होंने काम करा। 476 से लेकर 477 ईस्वी। उसके बाद आया बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त ने शासन करा 477 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक। समझ गए। उसके आगे भी है, उसके आगे कौन है, नरसिंहगुप्त वालादित्य। नरसिंहगुप्त वालादित्य, इन्होंने शासन करा, क्या लिखा हुआ है कि नरसिंहगुप्त वालादित्य के समय साम्राज्य 3 भागों में क्रमशः मगध, मालवा और बंगाल में बट गया था। जो गुप्त वंश था उसको 3 भाग में डिवाइड करा दिया, 3 भागों में डिवाइड हो गया था। उनका जो साम्राज्य था मगध, मालवा और बंगाल में बट चुका था। मगध में नरसिंहगुप्त ने शासन करा। मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त शासन कर रहे थे और बंगाल क्षेत्र में कौन शासन कर रहे थे, तो वैन्युगुप्त शासन कर रहे थे। 3 लोग थे, तीनों अलग अलग शासन कर रहे थे। याद क्लियर रहेगा। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त और बंगाल क्षेत्र में वैनुगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। फिर उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय आया, जो कि 443 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। फिर आया विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम शासक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विष्णुगुप्त, जो कि 443 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। क्लियर है। तो अब देखो क्या पढ़ना है गुप्त वंश में, इतना तो मैंने पढ़ के सुना दिया। अब पढ़ने वाली बात क्या है, आपको पढ़ने वाली बात है कि इसमें आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल देखो क्या है, आप पहला तो याद रखो कि गुप्त वंश कब से कब शासन करा, तो 320 से लेकर 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। क्लियर है। संस्थापक याद रखना है, संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। और इन्होंने कब से कब शासन किया ये भी आपको याद रखना है, 320 से लेकर 335 तक इन्होंने शासन करा। राजधानी याद रखना है कि पाटलिपुत्र होगा। अब याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए, समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए। ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि किसी तरह से ट्रिक बना लो। जैसे चंद्रगुप्त को जाना था क्या, श्रीलंका जाना, मतलब श्रीलंका जाना होगा, ठीक है। तो उन्होंने समुद्र में लांग, समुद्र में जा रहे थे किसके साथ, तो राम जी के साथ जा रहे थे, तो रामगुप्त आ गए। रामगुप्त के बाद क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया, यानी कि एक चंद्रगुप्त नहीं बल्कि 2 चंद्रगुप्त बन गए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से ट्रिक बना लो, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप खुद बना लेना। ठीक है। ट्रिक बना के किसी तरह से याद रखो। तो ये याद रखना पड़ेगा, चंद्रगुप्त ईस्वी नहीं याद रखना है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम का सिर्फ ईस्वी रखना है कि कब से कब तक इन्होंने शासन करा। फिर जो मैं बोल रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय का ईस्वी याद रखना है आपको, जिनका दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम का, द्वितीय का किसका। तो याद रखना, दिमाग में रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य है। और इनका शासन भी पूछता है कि कब से कब इन्होंने शासन करा, तो 380 से लेकर 413 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। ठीक है। फिर आप स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा याद रखना, शासन कब से कब तक करा, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसने शासन करा। स्कंदगुप्त के बारे में याद रख सकते हो। और फिर कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा याद रखना, और जो आखिरी है विष्णुगुप्त, उसके बारे में याद रखना। इसी बाकी किसी के बारे में याद नहीं रखना। ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कौन कौन किसके बाद आया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त,
रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। उसके बाद आया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आया पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद आया कुमारगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्या है, देखो दो जगह, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कुमारगुप्त महेंद्र नारायण, इसी का दूसरा पार्ट है कुमारगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्या, बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद कौन आया, नरसिंह गुप्त बालादित्य। और उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय। तृतीय आया, देखो कुमारगुप्त तृतीय आया, थर्ड कुमारगुप्त तृतीय। तृतीय के बाद कौन आया, विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक का याद रखना है कि विष्णुगुप्त जो है क्या है, गुप्त वंश का अंतिम शासक है। तो इसका ईस्वी भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा गुप्त वंश, जो हमको याद करना ही पड़ेगा किसी वाल में, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रवर्ती गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद क्या है, प्रवर्ती गुप्त वंश आया, और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संस्थापक कौन था, तो प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था वो कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त जो था प्रवर्ती गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। और कृष्णगुप्त ने शासन करा 510 ईस्वी लेकर 525 ईस्वी तक। देखो यहाँ पे कुछ अजीब है, यहाँ प्रवर्ती गुप्त वंश क्यों लिखा गया, ध्यान देना। यहाँ है 510, 495 तो यही हो गए, यानी बुद्धगुप्त के बाद की बात हो गई। प्रवर्ती गुप्त का मतलब हो गया, गुप्त वंश मतलब क्या हो गया, मेरे ख्याल से देख लो यहाँ पे ये गुप्त वंश का ही पार्ट को दिखाया गया प्रवर्ती गुप्त के बाद, यानी गुप्त वंश अलग हो गया, उसी से मिलता जुलता क्या है, प्रवर्ती गुप्त है। समझ रहे पॉइंट, मतलब गुप्त वंश में बढ़ाया चढ़ाया गया तो बन गया प्रवर्ती गुप्त वंश, ये बस समझ लो। क्योंकि देखो यहाँ 550 ईस्वी में इंड हो रहा है, गुप्त वंश जो है इंड हो रहा है कब, 550 ईस्वी में। लेकिन प्रवर्ती गुप्त स्टार्टिंग क्या दिखा रहा है कि 510 से ही स्टार्ट हो गया। तो प्रवर्ती गुप्त वंश की बात करते हैं तो प्रवर्ती गुप्त कौन थे, कृष्णगुप्त हैं। और कृष्णगुप्त ने शासन करा 510 से लेकर 525 ईस्वी तक काम करा। ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद कौन है, हर्षगुप्त और जीवित गुप्ता है। हर्षगुप्त और जीवित गुप्त दोनों मिलकर 525 से लेकर 555 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। उसके बाद कुमार गुप्त आए, फिर दामोदर गुप्त आए, फिर महान सेन गुप्त आए, फिर देवगुप्त आए, माधव गुप्त आए, आदित्य सेन आए। देखो माधव गुप्त ने 460 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा, और आदि सेन तो 450 से लेकर 650 से लेकर क्या 675 ईस्वी तक, 650 है ये, 650 से लेकर 675 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। फिर देवगुप्त द्वितीय आए, फिर विष्णुगुप्त आए, फिर जीवित गुप्त द्वितीय आए। समझ रहे हो, जीवित द्वितीय जो अंतिम शासक राज 725 ईस्वी तक। तो ये भी याद रखने वाली बात है, रखना चाहता हो याद रख सकते हो। कि प्रवर्ती गुप्त 2 पॉइंट आप इसमें याद रखो, बाकी सब कुछ नहीं याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखो, सिर्फ 2 पॉइंट। ये प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है, कृष्णगुप्त है। और कृष्णगुप्त शासन कब करा, 510 से लेकर 525 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। फिर याद रखने वाली बात यह है कि प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासन का नाम क्या था, जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय कौन है, ये अंतिम शासक है। ठीक है, जब 725 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। क्लियर, ये सिर्फ 3 पॉइंट कि प्रवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन है, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त शासन करा 510 से 525, और अंतिम शासक का नाम क्या है, जीवित गुप्त द्वितीय, जो कि शासन करा 725 ईस्वी तक। क्लियर है। हम नेक्स्ट वंश जो पढ़ते उसका नाम है पाल्य वंश है, ध्यान देना है। पाल वंश जो बिहार में राजधानी करा, ये जो भी मैं वंश पढ़ रहा हूँ जो सब क्या है बिहार में राज्य करा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठ के पढ़ा दे रहा हूँ। ये सारे के सारे वंश जो है बिहार में राज करा है, और बिहार ही को माना जाता है मेन, पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री में कोई जगह है तो बिहार ही है, क्योंकि सारी हिस्ट्री की शुरुआत जो है बिहार से ही हुई है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा बड़े बड़े लोग या महाराजा राजा रहते थे, और राजधानी से दिए, लेकिन जमाना था सबसे ज़्यादा अमीर बिहार के लोग ही थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं पाल्य वंश है। पाल वंश ध्यान दीजिएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन है, सबसे बड़ा सवाल, संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद रखो, ये किस तरह से ट्रिक बना लेना है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल, सबसे इजी। राजधानी क्या रहा है, तो राजधानी रहा है मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, मुंगेर। तो मुंगेर में रहा है पाल वंश की राजधानी। गोपाल ने कब शासन, 500 लिखा है, 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक शासन करा। 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन करा गोपाल ने। गोपाल के बाद कौन आया, धर्मपाल आया। धर्मपाल ने शासन करा 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। धर्मपाल के बाद देवपाल ने शासन करा 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। देवपाल के बाद आया विग्रहपाल ने शासन करा 850 ईस्वी से लेकर 854 ईस्वी तक। उसके बाद आया नारायणपाल ने शासन करा 854 ईस्वी से लेकर 908 ईस्वी तक। उसके बाद आया राज्यपाल, जो ईस्वी का उल्लेख नहीं दिया गया है,
राज्यपाल के बाद आया गोपाल द्वितीय। गोपाल द्वितीय ने शासन करा 908 ईस्वी से लेकर 988 ईस्वी तक। गोपाल द्वितीय के बाद आया विग्रहपाल द्वितीय। देखो जहाँ द्वितीय द्वितीय लिखा हो समझो कि उनका बेटा है, ये दिमाग में डाल लो। गोपाल द्वितीय का मतलब क्या हुआ, जो मेरा बेटा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, उसका नाम सेकंड लास्ट में द्वितीय लग जाता है, तो गोपाल के बेटे का नाम गोपाल द्वितीय हुआ, समझे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना कुछ, कहीं भी आप द्वितीय देखो समझ लेना को किसी की उसका बाप का भी नाम क्या होगा, गोपाल ही होगा, लास्ट में सिर्फ द्वितीय लगा दिया गया। क्लियर। अगर गोपाल तृतीय रहता तो गोपाल का क्या होता, पोता हो जाता वो, समझे। तो गोपाल द्वितीय शासन कर 908 से लेकर 988 ईस्वी तक। उसके बाद आया विग्रहपाल द्वितीय, फिर आया महीपाल प्रथम जो कि 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। इस वंश का द्वितीय संस्थापक इनको बोला जाता है। देखो तो इंपॉर्टेंट है भाई, महीपाल के बारे में तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि ये इस वंश के द्वितीय संस्थापक भी इनको बोला जाता है। उसके बाद आया जयपाल। जयपाल ने शासन करा 1038 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक उन्होंने शासन करा। 1038 से लेकर 1050 ईस्वी तक शासन करा जयपाल ने। जयपाल के बाद आया विग्रहपाल द्वितीय। विग्रहपाल द्वितीय विग्रहपाल तृतीय है, देख लो ध्यान से, ये द्वितीय यहाँ थे। विग्रहपाल तृतीय आए यानी कि विग्रहपाल का पोता। ये 1055 ईस्वी से लेकर 1070 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। 1055 ईस्वी से लेकर 1070 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। फिर आए महीपाल द्वितीय। महीपाल द्वितीय ने शासन करा 1070 से लेकर, कौन सी ईस्वी यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। फिर महीपाल के बाद कौन आए, उसके बाद आया रामपाल। रामपाल संभवतः अंतिम शासक इनको माना जाता है, मतलब इमेजिन किया जाता है कि रामपाल ही जो थे वो पाल वंश के अंतिम शासक थे। 1020 ईस्वी तक इन्होंने राज करा। रामपाल के और भी उत्तराधिकारी रहे, लेकिन उनको अंतिम शासक नहीं माना जाता क्योंकि वो कमजोर थे, उतना पावरफुल नहीं थे जितना रामपाल थे। संभवतः इन्हीं को माना जाता है, रामपाल को ही माना जाता है कि अंतिम शासक है। फिर भी याद रखना है कि रामपाल को उत्तराधिकारी कौन थे, तो कुमार पाले थे, गोपाल तृतीय थे और मदन पाले थे, समझ गए। रामपाल को उत्तराधिकारी नाम क्या है, कुमारपाल, गोपाल तृतीय और मदन पाल। इस सब मिलकर 1161 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। क्लियर है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, तो पाल वंश पे आप क्या याद रखोगे। तो याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले कि संस्थापक याद रखना आपको कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। राजधानी याद रखना है, इसका राजधानी मुंगेर है। फिर आप याद रखो गोपाल ने कब से कब तक शासन करा, ये याद रखो कि 750 से लेकर 770 ईस्वी तक गोपाल ने शासन करा। उसके बाद किसी का ईस्वी याद नहीं रखना, उसके बाद सिर्फ नाम याद रखना आपको कि गोपाल के बाद कौन है, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद क्या है, देवपाल। देवपाल के बाद है विग्रहपाल। विग्रहपाल के बाद है नारायणपाल। नारायणपाल के बाद क्या है, राज्यपाल आया। देखो राज्यपाल ये नाम है, ऐसा नहीं समझना है कि राज्यपाल कोई पद का नाम है, राज्यपाल किसी व्यक्ति का नाम भी है यहाँ पे। राज्यपाल के बाद गोपाल द्वितीय, ये सारे याद नहीं रखना, 2-3 याद रख लेना, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल तक याद रख लो, ज़्यादा नहीं। ईस्वी सिर्फ याद रखो गोपाल का, ठीक है। फिर देखो जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट कौन है, महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम कोई इंपॉर्टेंट है, किसी की इसका दूसरा नाम क्या है, द्वितीय संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए कि पूछ सकता है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है, तो महीपाल है। तो इसके बारे में याद रखना और इसका शासन भी याद रखना आपको, कब से कब शासन करा, तो 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक इसने शासन करा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट मैं जुड़ा चुका हूँ। संस्थापक, राजधानी, गोपाल कब से कब शासन करा, फिर आपने फिर ये 4 पॉइंट्स विचार हैं, 4 लोग उत्तराधिकारी, इसके नाम, और फिर आपको महीपाल प्रथम के बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। महीपाल प्रथम और उसके बाद अंतिम शासक जो है उसके बारे में याद रखना है। तो अंतिम शासक संभवतः याद रखना है कि जो पाल वंश के अंतिम शासक जो माने जाते हैं वो रामपाल को ही माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने कब तक शासन करा, 1161 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा पाल वंश के लोग, ठीक है। अब पढ़ते हैं मिथिला में। मिथिला में कनाट वंश हुआ करते थे। मिथिला कहाँ है, बिहार के अंदर ही है, तो मिथिला में कनाट वंश हुआ करते थे, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है, समझ गए। तो सवाल आता है कनाट वंश के बारे में, कनाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्ने देव, नंद नहीं है, नन्ने देव जो थे संस्थापक थे। और राजधानी क्या रहा है, तो राजधानी रहा है, देखिए याद रखना है, राजधानी रहा है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ राजधानी रहा है, क्लियर है। ये सब बिहार है, मिथिला क्या है, बिहार का ही पार्ट है कि नहीं। सिमरावगढ़ क्या बिहार के अंदर ही है, समझ के। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के अंदर कौन कौन से शासक करा, किस वंश ने शासन करा, तो छोटे छोटे वंश को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मिथिला के जो कनाट वंश है उसके संस्थापक जो थे नन्ने देव थे। राजधानी जो रहा है वो सिमरावगढ़ था। और इनके बात करते हैं नन्ने देव ने शासन कब कब तक करा, तो लिखा हुआ 1097 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा नंददेव। नंददेव के बाद आया गंगदेव।
जो कि 1097 तक इन्होंने ये भी थे, साथ में शासन कर रहे थे। इनका भी ईस्वी जो है सेम ही लिखा गया है। गंगदेव के बाद आया नरसिंह देव। नरसिंह देव के बाद आया रामसिंह देव, जो कि 1227 से लेकर 1285 तक शासन करा। फिर आया शक्ति सिंह, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है शक्र सिंह, शक्र सिंह। उसके बाद आया हरि सिंह देव, हरि सिंह देव, जिनको अंतिम शासक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, अंतिम शासक माना जाता है कर्नाट वंश का, जो कि 1278 से लेकर 1325 तक इन्होंने शासन करा। उसके बाद इनके बेटे जो हैं, बेटे पुत्र जो भी हैं, ये रहे शासक, मती सिंह रहे, फिर शक्ति सिंह रहे, फिर श्यामा सिंह रहे। ईस्वी का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ नाम का जिक्र करा गया। मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह, क्लियर है। मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह, तीनों सिंह। तो अब देखो पूछ सकते हैं कि कर्नाटक वंश में क्या याद रखें सर, तो याद रखने वाली पॉइंट है कि संस्थापक आप याद रखिएगा सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वंश किस क्षेत्र में फैला हुआ था, मिथिला के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये क्लियर रहेगा। ये पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, मिथिला में कर्नाटक वंश था, और मिथिला कहाँ है, बिहार के अंदर है। दूसरा पॉइंट याद रखना आपको, संस्थापक कौन था, तो नन्द देव था। राजधानी इसने कहाँ बनाए रखा था, तो कर्नाटक वंश की राजधानी था सिमरावगढ़ था, ये याद रखना है। और आपको 3-4 नाम याद रखने हैं, जैसे कि नन्द देव का ईस्वी तो याद रखोगे कि 1097 में कौन था, नन्द देव था। नन्द देव के बाद कौन से 3-4 नाम याद रखना, जैसे कि नन्द देव के बाद रखना है गंगदेव याद रखना। गंगदेव के बाद क्या है, नरसिंह देव है, नरसिंह देव के बाद रामसिंह देव, ये याद रख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अंतिम है हरि सिंह, हरि सिंह के बाद नाम याद रखो, हरि सिंह जो अंतिम शासक माने जाते हैं कर्नाटक वंश के, उनका नाम याद रखना है सिर्फ। और ईस्वी भी याद रखो कि 1278 से लेकर 1325 तक इन्होंने शासन करा, क्लियर। तो इतना ही याद रखें कर्नाटक वंश के अंदर, 4-5 पॉइंट, संस्थापक, राजधानी, 3-4 नाम आगे से, नंददेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, नंददेव का ईस्वी, और हरि सिंह देव क्योंकि ये अंतिम शासक है, और इसका ईस्वी, बस ये था आपका कर्नाटक वंश। आप देखो बिहार तो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े शासक रहेंगे या बड़े बड़े राजवंश, छोटे छोटे राजवंश भी रहेंगे जो बिहार में शासन करा, तो उनका भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है या जानना इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है किस क्षेत्र में फैला हुआ था, कौन सा, तो वही लिखा हुआ अन्य राज्य एवं राजवंश। कुछ अन्य राजवंश भी हैं या राज्य हैं। राजवंश का मतलब वही समझ लो कि राज्य ही मान लो, उस समय के राजवंश का मतलब होता था राज्य, आज के राज्य के बराबर है कि नहीं। तो कौन कौन से राजवंश हैं, राज्य एवं राजवंश की बात करते हैं, वो स्थिति कहाँ से फैली हुई थी, तो छोटे छोटे हैं, ध्यान देना है। अन्य हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ा, जैसे क्या है, चेरो राजवंश। चेरो राजवंश कहाँ था, शाहाबाद और पलामू। पलामू तो जानते हो क्या, शाहाबाद। तो चेरो राजवंश फैला था शाहाबाद और पलामू के क्षेत्र में। इसका स्थिति ये है, मैं स्थिति बता रहा हूँ कि चेरो राजवंश कहाँ फैला हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि राजधानी है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्थिति है कि कहाँ फैला हुआ था। तो चेरो राजवंश शाहाबाद और पलामू में। उज्जैन वंश भोजपुर में, भोजपुर कहाँ है, बिहार के अंदर है। उज्जैन वंश भोजपुर। नुहानी वंश बिहार। फिर याद रखना है नूर वंश, सॉरी सूरवंश है, नुहानी वंश बिहार में था, और सूरवंश का था सासाराम, सूरवंश सासाराम में, जो कि बिहार के अंदर ही पड़ता है। गिद्दौर वंश गिद्दौर में, नाम में ही लिखा हुआ है वंश का नाम, जगह का नाम। गिद्दौर वंश गिद्दौर में फैला हुआ था। दरभंगा वंश, दरभंगा वंश मिथिला में था फैला हुआ, मिथिला कहाँ है, बिहार के अंदर। फिर पढ़ते हैं टेहरी, टेहरी वंश कहाँ था, गया में। जैसे जैसे जिला आ जाए समझ लेना कि मेरे जिला में इस वंश का शासन रहा है, तो गया में किसका शासन रहा है, तो टेहरी वंश का शासन रहा है, टेहरी। फिर हथुआ वंश, हथुआ वंश ने शासन करा गोपालगंज के अंदर, हथुआ वंश। फिर पढ़ते हैं बनेली वंश, बनेली वंश ने शासन करा पूर्णिया में, पूर्णिया जिला के अंदर बनेली वंश। फिर आया डुमराव वंश, डुमराव वंश जो है डुमराव में, डुमराव जगह का नाम है और वंश का नाम भी है, तो डुमराव पड़ा ही है उस राजवंश के नाम पे, है कि नहीं। तो डुमराव राजवंश जो है डुमराव में फैला हुआ था। जगदीशपुर जो है ये भी राजवंश का नाम है, देखो जगदीशपुर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, जगदीशपुर राजवंश का नाम है और उस जगह का नाम पड़ गया जगदीशपुर। तो जगदीशपुर जो राजवंश है वो जगदीशपुर में ही फैला हुआ। गंधावर वंश, गंधावर वंश जो है फैला हुआ दरभंगा के अंदर, दरभंगा, दरभंगा में कौन सा वंश, गंधावर वंश, क्लियर है। भगवानपुर वंश, भगवानपुर वंश जो है शाहाबाद में, शाहाबाद, शाहाबाद में फैला हुआ है भगवानपुर वंश। फिर पढ़ते हैं बरारी वंश, बरारी वंश बरारी में ही फैला हुआ, जगह का नाम ही बरारी है और वंश का नाम ही क्या है, बरारी है। फिर है देववंश, देववंश जो है औरंगाबाद में फैला हुआ है। बाघी वंश, बाघी वंश जो है मुजफ्फरपुर में, बाघी वंश कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में फैला है। बेतिया वंश बेतिया के अंदर फैला हुआ है। और वही बात करें शिवहर वंश, शिवहर वंश भी शिवहर में ही फैला हुआ है, देखो वंश के नाम पे जगह का नाम है। फिर है बलालपुर वंश, तो पटना जिला के अंदर फैला हुआ है बलालपुर वंश। वही बात करते हैं सूरसंड राजवंश, सूरसंड राजवंश जो फैला हुआ है सूरसंड में ही फैला हुआ है, सूरसंड जगह का नाम हो गया। और वही यार कुछ है आखिरी में
इसका नाम है ओई नारा वंश। ओई नारा वंश जो कि तिरहुत में फैला हुआ है। अब देखो इसमें कुछ तो छाड़ देता हूँ ऐसे कि जिसका नाम स्थिति जो है वो राजवंश के नाम पे ही है, उसको तो ऐसे ही याद रखना है आपको। जैसे देखो क्या है, मैं टिक कर दे रहा हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, डुमराव, पता तो याद रखो डुमराव। डुमराव ऐसे याद रखो कि सिर्फ नाम याद रखना पड़ेगा कि डुमराव राजवंश हो गया, उसका जगह भी क्या है, डुमराव में ही है। तो डुमराव याद रखना। जगदीशपुर हो गया, जगदीशपुर का कौन आ गया, बरारी हो गया, बरारी का बरारी। फिर है आपका बेतिया राजवंश, बेतिया राजवंश, शिवहर राजवंश, सुरसंड राजवंश। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे ही छट गया, तो 6 तो आपको ऐसे ही याद हो गया। सिर्फ जगह का नाम याद रखना, डुमराव, जगदीशपुर, बरारी, बेतिया, शिवहर, सुरसंड। ये सारे जगह का नाम भी इसी राजवंश के नाम पे पड़ गया, है कि नहीं। तो इतने राजवंश तो ऐसे ही साइड हो गया, और बाकी जो आपको याद रख लेना है कि नहीं, तीसरे से याद करना है। तो ये कुछ राजवंश है। अपना अपना जिला का राजवंश याद रखो, वही काफ़ी है। अपना जिला या बगल के जो जिला है उसके राजवंश याद रखो। जैसे कि क्या है, यहाँ कुछ गया है तो गया में टेहरी राजवंश का शासन था, गोपालगंज में हथुआ राजवंश था, पूर्णिया में बनेली राजवंश था, समझ गए। मुजफ्फरपुर में देखो बाघी राजवंश है, औरंगाबाद में क्या है, देव राजवंश है। तो ये हमारा था हिस्ट्री, पूरा जो बिहार का हिस्ट्री रहा है, किस किस राजवंश का शासन रहा है, हमने कंप्लीट कर रखा है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया बिहार का इतिहास। अब जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बिहार के इतिहास का ही पार्ट है। इसमें ईसापुर में जो ईस्वी है, ईसापुर में जो जो भी आपको डेट होंगे वो उसको याद करवाएंगे। इसी वीडियो में याद करना पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ स्पेशल इसका वीडियो बना देंगे कि ईसापुर में ये घटना हुआ है, ये शासनकाल रहा। फिर ईस्वी या आपको याद करा देंगे, जो मेन मेन ईस्वियों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ईस्वी का एक अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आज जो था मेन हिस्ट्री था कि किसी शासन का जो शासक रहा है, मतलब किसी कौन से शासक का शासन रहा है बिहार में, उसके बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बिहार का इतिहास, इसको अच्छे से तुम याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।